आप देख रहे हैं देश तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश तक में आज बात करेंगे अयोध्या में भूमि पूजन पर जारी सियासी संग्राम की। राजस्थान के रण में नरम पड़ते अशोक गहलोत के सुरों की भी बात होगी और साथ ही आपको दिखाएंगे तस्वीरें। बिहार में सैलाब से मची हुई है तबाही। लेकिन देश तक की शुरुआत सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री से, जो सुलझने की बजाय लगातार उलझती चली जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो टूक कहा है कि अगर सुशांत के पिता सीबीआई जांच की मांग करेंगे तो बिहार सरकार सीबीआई को केस ट्रांसफर कर सकती है। वहीं उनकी बहन ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगाते हुए अपील की है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मिस्ट्री की जांच में हर कदम पर नए बोर्ड सामने आ रहे हैं। बिहार पुलिस कई दिनों से मुंबई में केस से जुड़े सबूत इकट्ठे कर रही है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज तक से खास बातचीत में कहा है कि सुशांत के परिवार को न्याय मिले, इसके लिए बिहार सरकार हर संभव मदद करेगी। स्टेट ने अपनी तरफ से दे दिया है कि भाई हम लोगों की बात भी सुनी जाए, और उसके लिए आप देख रहे हैं कि कितने सीनियर एडवोकेट को उस काम के लिए लगाया गया है राज्य सरकार की बात को रखने के लिए। तो पूरे मजबूती के साथ अपनी जिम्मेवारी को निभाया जा रहा है। इस मामले में सुशांत के परिवार समेत तमाम नेता सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में साफ कहा कि परिवार वालों और नेताओं की मांग पर नहीं, अगर सुशांत के पिता सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो बिहार सरकार केस सीबीआई को दे सकती है। ये बिहार का कोई इसमें पुलिस का या हम लोगों का कोई रोल नहीं है कि हम सीबीआई की बात करें, वो इन्वेस्टिगेट करना। हाँ, अगर जो केस दर्ज किए उनकी तरफ से अगर सुझाव आएगा कि मामले को सीबीआई को सुपुर्द किया जाए, तभी ना उसके बाद कोई स्टेट गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ आगे उनके सुझाव पर कुछ कर सकती है। अमेरिका में रहने वाली सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक भावुक ट्वीट लिखकर पीएम मोदी से न्याय की लड़ाई में मदद की गुहार लगाई है। मुझे उम्मीद है कि आप सच के साथ खड़े होंगे। हम बेहद साधारण परिवार से हैं। मेरे भाई का कोई गॉडफादर नहीं था, न ही अब हमारा कोई गॉडफादर है। हमारी अपील है कि आप मामले में दखल दें, सुनिश्चित करें कि जांच साफ सुथरे तरीके से हो, सबूतों से छेड़छाड़ न हो। उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। उधर सुशांत के बैंक खातों का हिसाब किताब रिया की मुश्किलें बढ़ा सकता है। आज तक के हाथ लगे सुशांत के बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक 90 दिनों में ही सुशांत का बैंक बैलेंस 4 करोड़ 64 लाख से 1 करोड़ 4 लाख आ गया था। इस खाते से 90 दिनों में 3 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च हो चुके थे, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा रिया और उनके भाई शौबिक पर खर्च हुआ है। रिया चक्रवर्ती के जो पर्सनल खर्चे थे, यानी कि उनका मेकअप, उनकी शॉपिंग, उनकी फ्लाइट का खर्चा, होटल में रहने का खर्चा, ये सारे के सारे सुशांत सिंह के अकाउंट से गए हुए थे। इसके अलावा जो ईडी है वो यह भी जांच कर रही है कि शौविक, जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, उनके अकाउंट में भी लाखों रुपए होटल के खर्च से लेकर तो उनकी ट्यूशन फी तक, ये सारे पैसे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से गए थे। सुशांत के लाखों फैंस भी इस केस में सत्य जानना चाहते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में सुशांत ने 14 जून को सुसाइड किया था। दिल्ली में मुनीश पांडे के साथ सुजीत झा, मुंबई, आज तक। एक्टर सुशांत सिंह की मौत पर चल रही जांच अब किसी नतीजे पर पहुंचने के बजाय एक तमाशा बनती जा रही है। जांच के नाम पर जब अहम की लड़ाई और सियासत चल रही हो तो सवाल उठना लाजिमी है कि ऐसी जांच का अंजाम क्या निकलेगा। सुशांत के लिए इंसाफ मांगने वाले हर शख्स को मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के रवैये पर ऐतराज है। चाहे वो मुंबई पुलिस की अपनी जांच हो या फिर केस की जांच करने मुंबई पहुंची बिहार पुलिस को लेकर उसका रुख हो। नौबत ये आ गई कि खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जुबान खोलनी पड़ी और ये कहना पड़ा कि अपनी कानूनी जिम्मेदारी निभाने गई बिहार पुलिस को मुंबई में सहयोग नहीं मिल रहा है। क्या महाराष्ट्र सरकार से बातचीत करेंगे? भाई इतना बात हो गया, इसके बाद इसमें करना चाहिए उनको कोऑपरेट करना चाहिए। और ये पूरी केस कर दिया कि बिहार की पुलिस का नहीं रोल है, बिहार की पुलिस का बिल्कुल लीगल रोल है। अगर एफआईआर दर्ज होगा तो बिहार पुलिस को करना है और ये ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है। तो ऐसी स्थिति में तो जहां कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग
शुक्रवार रात बिहार पुलिस की टीम के साथ जो सुलूक हुआ, उससे मुंबई पुलिस पर ऐतराज अविश्वास में तब्दील होने लगा है। बिहार पुलिस की टीम को वैन में इस तरह से बिठाकर ले जाना पूरे बिहार के पुलिसकर्मियों को बेहद नागवार गुजर रहा है। जिस तरह से पुलिस कर्मी वहां पर ऑटो पर घूम रहे हैं, वहां के पुलिस कर्मियों को वहां के पुलिस के सहयोग नहीं कर रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की खाकी एक है और सारे खाकी का एक कर्तव्य बनता है कि खाकी का सहयोग सपोर्ट करें। बिहार में मुंबई पुलिस के साथ ही देश की अन्य पुलिस आती है, हम लोग हर बिंदु पर सहयोग और सपोर्ट कर। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद इसे शांत करने की कोशिश भी शुरू हो गई। बिहार के डीजीपी अब कह रहे हैं कि कल जो हुआ उसका गलत मतलब निकाला गया। कुछ शुरू में हमको कठिनाइयां बहुत हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कल जो शाम को डीसीपी के साथ मीटिंग हुई है, उसके बाद इस बात की उम्मीद बढ़ी है कि हमें सहयोग मिलना चाहिए। उधर मुंबई में बिहार पुलिस की टीम भी कहने लगी है कि उसे मुंबई पुलिस का सहयोग मिल रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है खुद समझिए। मुंबई पुलिस अभी तक ये तय नहीं कर पाई कि उसे बिहार पुलिस का सहयोग करना चाहिए या नहीं। बिहार पुलिस के सहयोग के मुद्दे पर मुंबई पुलिस कानूनी सलाह ले रही है। मुंबई पुलिस की राय है कि बिहार पुलिस का इस मामले में कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। जब तक कोर्ट से आदेश नहीं आता, तब तक बिहार पुलिस को कोई दस्तावेज नहीं दिए जाएंगे। अभी तक मुंबई पुलिस ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। हमारी मुंबई पुलिस बिहार पुलिस की जो रिक्वेस्ट आई है, वो हम इसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेंगे, क्योंकि दूसरी स्टेट के पुलिस को हमारी स्टेट में ऐसा जांच करना लीगली पॉसिबल है क्या? आलम यह है कि बिहार पुलिस अभी तक 5 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उसे अभी सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं मिली है। हालात संभालने के लिए कल यानी रविवार को बिहार से कुछ सीनियर पुलिस अफसर मुंबई पहुंचने वाले हैं। मुंबई से सुजीत झा, साहिल जोशी और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जब जांच कर रही पुलिस आपस में ही ईगो की लड़ाई लड़ रही हो, तो जरा सोचिए इस पूरे मामले में सच कब सामने आएगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। खैर, खबरों में हम आगे बढ़ेंगे, लेकर चलते हैं आपको अयोध्या, जहां पर राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन सियासत भी तारीख के नजदीक आने के साथ ही साथ तेज होती हुई चली जा रही है। कोई मोदी की भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होने को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बता रहा है, तो कोई कोरोना का हवाला देकर कार्यक्रम को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पीले रंग में रंगती राम की नगरी अयोध्या। मंदिरों में गूंजते भजन कीर्तन। लड्डू तैयार हैं, अयोध्या जगमगा रही है। अयोध्या वासियों को इंतजार है 5 अगस्त का, जब राम मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा। एक लंबी जंग के बाद सुप्रीम कोर्ट में बाबरी विध्वंस पर फैसला तो आ गया, लेकिन हर मोड़ पर सियासत और विवाद पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। अब कांग्रेस नेताओं के सुर राम मंदिर को लेकर बदल रहे हैं, लेकिन सियासत का मौका कोई नहीं छोड़ना चाहता। दिग्विजय सिंह ने जहां राम मंदिर के निर्माण को राजीव गांधी का सपना बताया, हमारी आस्था के केंद्र भगवान राम ही हैं, और आज समूचा देश भी राम भरोसे ही चल रहा है। इसीलिए हम सबकी आकांक्षा है कि जल्द से जल्द एक भव्य मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने और रामलला वहां विराजे। राजीव गांधी भी यही चाहते थे। मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूँ। देशवासियों को इसकी बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है। ये सिर्फ भारत में ही संभव है। कांग्रेस नेताओं का भूमि पूजन का स्वागत करना ओवैसी को हजम नहीं हो रहा है। ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस पर मंदिर को लेकर मिलीभगत का आरोप लगाया। जालिम दिल की बात जुबां पर आ ही गई। आपको यही नहीं रुकना चाहिए। मेरा सुझाव है कि देश के हर कांग्रेस दफ्तर को राम मंदिर निर्माण के लिए मिट्टी का दान करना चाहिए। हालांकि मोदी के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर कांग्रेस और ओवैसी दोनों एक साथ हैं, जिनका आरोप है कि पीएम मोदी का अयोध्या जाना हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्षता पर हमला है, जिसे लेकर अब बीजेपी पलटवार करती नजर आ रही है। भौंक रहे हैं सब, तो हम चाहते और भौंकें। जितना भौंकेंगे हमारा प्रधानमंत्री उतना ही मजबूत होगा।
गेहूं में कंडुआ की तरह कुछ लोग हो सकते हैं रुआ से, परंतु सारा देश और सारे विश्व में जहां भी राम भक्त हैं सब आह्लादित हैं, सब खुशी हैं। बहरहाल भूमि पूजन को लेकर सियासत जारी है, लेकिन इस बीच अयोध्या में 5 अगस्त की पूरी तैयारी है। अयोध्या से शिवेंद्र श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। सियासत पूरे मामले पर जारी है, लेकिन इन सब के बीच 5 अगस्त के लिए अयोध्या की तैयारी आखिरी दौर में है। और अब हम आपको दिखाते हैं भूमि पूजन के दौरान पीएम की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी, उसके बारे में जल्दी से आपको देते हैं जानकारी। देखिए, श्रीराम को आप देख रहे हैं भूमि पूजन कार्यक्रम में। सबसे पहले मंच की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर होंगे, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मंच पर बैठेंगे, महंत नृत्य गोपाल दास की वहां पर मौजूदगी होगी, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। सिर्फ यही वो 5 लोग हैं जिनकी मौजूदगी जो मुख्य मंच बनाया गया है भूमि पूजन के लिए वहां पर होगी। भूमि पूजन में पीएम का सुरक्षा चक्र जो है कोरोना नेगेटिव और 45 साल से कम उम्र के सुरक्षा कर्मियों की ही तैनाती होगी। 3500 यानी 3500 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की वहां पर तैनाती की गई है। एक तरह से छावनी में पूरी तरह से तब्दील अयोध्या। पीएसी की 40 कंपनियों की तैनाती की गई है ताकि अयोध्या में परिंदा भी पर ना मार सके। इस तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था संभालेंगे सुरक्षा का ये पूरा का पूरा जिम्मा, क्योंकि 5 तारीख का दिन बेहद महत्वपूर्ण। डीआईजी स्तर के 2 पुलिस अफसर और 8 एसपी भी इस सुरक्षा व्यवस्था जो तैयार की गई है उसमें शामिल रहेंगे। वहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोरोना काल चल रहा है। इसी वजह से पहले तो कोरोना टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद 45 साल से ज्यादा उम्र के जो सुरक्षाकर्मी होंगे उनकी तैनाती नहीं होगी, उससे कम उम्र के ही सुरक्षाकर्मियों की तैनाती वहां पर की जाएगी। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात, इन सब के बीच अयोध्या में तैयारी लगभग पूरी। भूमि पूजन जो 5 अगस्त को होगा और उसी पर लगातार बड़ी कवरेज 121 घंटे की संपूर्ण कवरेज आज तक पर लगातार जारी रहेगी। आगे बढ़ते हुए अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के रण में, जहां पर पायलट खेमे और गहलोत कैंप के बीच सुलह के आसार ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बढ़ गए हैं। जैसलमेर के सूर्यगढ़ फोर्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इसके संकेत दिए हैं। वहीं कुछ केंद्रीय मंत्रियों पर कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी से तमाशा बंद कराने की भी उनकी ओर से अपील की गई है। गहलोत के बदले सुर, पायलट गुट पर पड़े नरम, क्या हाईकमान ने साध लिया संकट? राजस्थान के रण में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट गुट के साथ समझौते के संकेत दिए हैं। जैसलमेर के सूर्यगढ़ फोर्ट में उन्होंने कहा कि अगर हाईकमान बागी विधायकों को माफ कर देता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये हाईकमान पे निर्भर करता है। हाईकमान अगर उनको माफ करती है तो मैं गले लगाऊंगा सबको। मेरा कोई पैसिव माइंड नहीं है। मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया, विश्वास किया मेरे पे। मैं विभिन्न पदों पर रहा हूँ, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहा हूँ, 3 बार एआईसीसी महामंत्री रहा हूँ और 3 बार मैं मुख्यमंत्री बना हूँ। मुझे क्या चाहिए? मैं जो कुछ कर रहा हूँ सेवा के लिए कर रहा हूँ, पब्लिक सेवा के लिए कर रहा हूँ। इस बीच अशोक गहलोत ने फिर बीजेपी पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कई केंद्रीय मंत्री राजस्थान की चुनी हुई सरकार गिराने की साजिश में जुटे हैं। कुछ दिन पहले पीएम मोदी को फोन लगाने वाले गहलोत ने एक बार फिर प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगाई। उस प्रधानमंत्री को चाहिए जो कुछ तमाशा हो रहा है राजस्थान के अंदर उसको बंद करवा। हॉर्स ट्रेडिंग रेट बढ़ गई है। जैसे डिक्लेयर हुआ चुनाव किया विधानसभा का सत्र और रेट बढ़ा दिया उन्होंने। उधर सचिन पायलट गुट ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन माना जा रहा है कि पायलट खेमा अभी देखो और इंतजार करो की रणनीति पर काम कर रहा है। अशोक गहलोत के खिलाफ विद्रोह था वो सफल होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब सचिन पायलट के लिए बेहतर होगा कि युद्ध में हमेशा इस तरह के सियासी युद्ध में अगर एक कदम पीछे खींच लेते हैं आप और उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है, भविष्य में फायदे की उम्मीद रहती है, तो इस तरह की रणनीति अपनाई जा सकती है। और इसी रणनीति पर सचिन पायलट अब विचार कर रहे हैं, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन उनके पास दिख नहीं रहा है जिस तरह से अवैध किलेबंदी अशोक गहलोत ने कर रखी है। उधर रेगिस्तानी शहर जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर सूर्यगढ़ फोर्ट में
कांग्रेस विधायकों तक परिंदा भी पर न मार सके, इसलिए किले में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। 6000 पुलिसकर्मी दिन रात पहरा दे रहे हैं। यहाँ मोबाइल का सिग्नल भी बेहद कम आता है। दोपहर में सूर्यगढ़ पैलेस का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। गर्मी की वजह से 2 विधायकों की तबीयत बिगड़ गई और सूर्यगढ़ फोर्ट में डॉक्टर को बुलाना पड़ा। उधर टेप कांड की एसएफएल जांच सही पाई जाने के बाद एसओजी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी लगाई है। एसओजी ने अदालत से कहा है कि आगे की जांच के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बागी विधायक भंवरलाल शर्मा को आवाज के नमूने देने का आदेश जारी किया जाए। शरद कुमार, जैसलमेर, आज तक। और अब बात करेंगे अमर सिंह की, जिन्होंने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। अमर सिंह पिछले काफी वक्त से बीमार चल रहे थे और सिंगापुर में उनका इलाज चल रहा था। कि रात भर का है महिमा अंधेरा, किसके रोके रुकेगा सवेरा। रात जितनी ही संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। हिंदुस्तान की सियासत का चाणक्य आज दुनिया को अलविदा कह गया। राज्यसभा सदस्य और पूर्व समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह का 64 साल की उम्र में निधन हो गया। अमर सिंह काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और करीब 6 महीने से उनका सिंगापुर में इलाज किया जा रहा था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। खराब सेहत की वजह से वो राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं थे, लेकिन इस दौरान वो लगातार सोशल मीडिया में एक्टिव थे। आज ही सोशल मीडिया में अमर सिंह ने 2 ट्वीट किए, जिसमें बकरीद की मुबारकबाद दी, वहीं लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा अमर सिंह लगातार अस्पताल से वीडियो डालते रहते थे, जहां वो कोरोना से लेकर सियासत तक अपनी बात रखते थे। अमर सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद थे। समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद उनकी सक्रियता कम हो गई थी। हालांकि बीमार होने से पहले तक उनकी करीबियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ रही थीं। इस बीच अमर सिंह ने अमिताभ को लेकर भी कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था, जिसमें अमिताभ से माफी मांगी थी। उनके प्रति नरमी रखनी चाहिए थी और जो कटु वचन मैंने बोला उसके लिए खेद भी प्रकट कर देना चाहिए। राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक अमर सिंह अपनी दोस्ती और बिगड़ते रिश्ते दोनों के लिए चर्चा में रहे। अमिताभ बच्चन से लेकर समाजवादी पार्टी से रिश्तों को लेकर काफी वक्त तक दोस्ती और खटास के बयानों का लंबा दौर चला, लेकिन अमर सिंह ने हर बात पर खुलकर चर्चा की और कई बार तो शायराना अंदाज में अपना जवाब दिया। राजनीति का ये चेहरा अब दुनिया को अलविदा कह गया, लेकिन अपने पीछे वो अमर निशान छोड़ गया, जिसे भारतीय राजनीति हमेशा याद रखेगी। कि रात भर का है महिमा अंधेरा, किसके रोके रुकेगा सवेरा। रात जितनी ही संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि बेहद ऊर्जावान व्यक्ति थे, राजनीति में उनका योगदान कभी भूला नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं बिहार का। आसमान से आई आफत अब भी बिहार का पीछा नहीं छोड़ रही। उफनाती नदियां करीब 10 जिलों में तबाही मचा रही हैं। क्या गांव, क्या कस्बे, लाखों लोग बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं और सरकार को कोस रहे हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम की मार से जनजीवन पूरी तरह से कई हिस्सों में अस्त व्यस्त हो चुका है। गोपालगंज में सारण तटबंध टूटने से आफत छपरा में आ गई है। यहां परसा मकेर में सड़क के कई फुट ऊपर से पानी बह रहा है। आलम यह है कि सांसद राजीव प्रताप रूडी के घर तक पानी आ गया। हालांकि इस वक्त घर में केवल केयरटेकर है। छपरा में करीब 2.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और अब सड़क ही उनका घर है। एक तरफ बाढ़ की विनाश लीला है तो दूसरी तरफ सरकारी मदद के नाम पर लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। छपरा के मशरक प्रखंड में नाराज लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। लोगों ने मुखिया को भी बंधक बना लिया। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के मीनापुर की हैं, जहां गले तक पानी भरा है। देखिए ये महिला कैसे जान जोखिम में डालकर अपना काम कर रही है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। यहाँ 30 से ज्यादा गांव बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। कई घरों में पानी भर गया है, लेकिन सरकार से मदद नहीं मिल रही।
ये तस्वीरें बेगूसराय की हैं, जहां बलान नदी उफान पर है। भगवानपुर प्रखंड में नदी का पानी पुल और सड़क को पार करते हुए घरों में घुस आया। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर ऐसा सैलाब आया मानो कोई पहाड़ी नदी बह रही हो। कुछ राहगीर भी अचानक आए सैलाब में फंस गए, लेकिन गनीमत रही कि पेड़ की मजबूत टहनियों का सहारा मिल गया और बहने से बच गए। छपरा से आलोक जायसवाल और मुजफ्फरपुर से मणिभूषण के साथ रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, आज तक। और आज ही एक बेहद दर्दनाक खबर विशाखापट्टनम से सामने आई, जहां हिंदुस्तान शिपयार्ड की फैक्ट्री में भीषण हादसा हो गया। वहां एक भारी भरकम क्रेन गिरने से 11 लोगों की उसमें दबकर मौत हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। क्रेन में दबकर 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। विशाखापट्टनम अचानक से यह बड़ा हादसा हो गया, किसी को जरा भी इस बारे में अंदाजा नहीं था। आप देखिए किस तरह से क्रेन झुकता हुआ चला जाता है और उसकी चपेट में 11 लोग आ जाते हैं, जिनकी इस क्रेन के भीतर दबने से जान चली गई। और अब आगे बढ़ते हुए महत्वपूर्ण आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। देश में कोरोना का हाल क्या है, जल्दी से बीते 24 घंटों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। बीते 24 घंटों में अब तक कोरोना के कुल कितने मामले सामने आए हैं, वो ग्राफिक्स अब आपको दिखाते हैं। आपको बताते चलें कि बीते 24 घंटों में 57,117 कुल केस सामने आए हैं। 36,569 लोग ठीक भी हुए हैं, ये एक बड़ी तादाद है। जबकि 764 लोगों की इस कोरोना की वजह से आज जान चली गई है। ये बीते 24 घंटों का आंकड़ा। और ओवरऑल देश भर में कोरोना का अपडेट 16,95,988 यानी कि 17 लाख के करीब ये कुल केस पहुंचने वाला है। ठीक होने वालों की तादाद भी काफी ज्यादा बड़ी है, 10,94,374 ठीक हुए हैं, जबकि 36,511 लोगों की जान हिंदुस्तान में इस कोरोना के कारण चली गई है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित, 4,22,118 कुल केस सामने आए, 2,56,158 लोग ठीक भी हुए हैं। ये बड़ा आंकड़ा है ठीक होने वालों का, जबकि 14,994 लोगों की मौत अकेले महाराष्ट्र में हुई है। तमिलनाडु में 4,034 लोगों की जान चली गई है, 1,90,000 से ज्यादा ठीक हुए हैं, जबकि कुल संक्रमितों का आंकड़ा वहां पर तकरीबन 2.5 लाख, जैसा कि तमिलनाडु का ये आंकड़ा आप देख रहे हैं, 2,51,000 से ज्यादा। राजधानी दिल्ली में स्थिति फिलहाल अभी कुछ दिनों से कंट्रोल में आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर अब तक कोरोना से 3,989 लोगों की जान जा चुकी है। ठीक होने वालों की तादाद ज्यादा, 1,22,000 से ज्यादा, जबकि संक्रमित 1,36,716। ये राजधानी दिल्ली का हाल हमने आपको दिखाया। इसी वजह से बार बार जो एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो यही अपील कर रहे हैं कि कोरोना न ही खत्म हुआ है, न उसकी वैक्सीन सामने आई है। इसलिए बहुत जरूरी है मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से आप पालन करें। इसी के साथ देश तक में अभी के लिए बस इतना ही।